ये बिल्कुल हर आदमी की सपनों की बंदूक थी। चमचमाती धातु का आवरण, हाथ से बनी स्टर्लिंग सिल्वर की ग्रिप और रिवॉल्वर की तीखी संतोषजनक क्लिक। कोई भी बंदूकधारी इसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सका, यहाँ तक कि पादरी भी नहीं। मेयर ने उसे प्रतियोगिता के लिए एक रिवॉल्वर चुनने दी। पहले तो पादरी थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन जब लिटिल ली ने उसे रिवॉल्वर थमा दी तो उसने तुरंत अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। $120 कॉडी, मेरे पास एक भी नहीं है। लेकिन पैसे के अभाव में उसे अनिच्छा से बंदूक वापस करनी पड़ी। हालांकि मेयर ने पादरी के कौशल की प्रशंसा की और उसे दुकान की सबसे घटिया बंदूक खरीदने के लिए $2 खर्च किए, जिसमें केवल एक ही गोली भरी थी। फिर वो उस बंदूक को जीवन मरण के द्वंद्व में ले जाएगा। हालांकि पादरी बिल्कुल बेसहारा लग रहा था, वो कभी एक कुशल निशानेबाज था। जब घंटी बजी तो पादरी बिजली की गति से आगे बढ़ा और अपने प्रतिद्वंदी को हथियार निकालने से पहले ही मार गिराया। उसे लगा कि वो जीत गया है, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया। गोली जानलेवा नहीं थी। उस आदमी ने पादरी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, लेकिन उसके पास गोलियां खत्म हो गई। इस नाजुक घड़ी में एक अंधे आदमी ने गोली चलाई और दूसरे अंधे आदमी ने भी एक गोली हवा में उछाली। तेज तर्रार पादरी ने उसे संभाल कर पकड़ा, फुर्ती से उसे अपनी बंदूक में भरा और अपने प्रतिद्वंदी के गोली चलाने से पहले ही ट्रिगर दबा दिया। इस तरह पादरी जीत गया और अगले दौर में पहुंच गया। पता चला कि ये जिंदगी मौत का मुकाबला था, जिसका आयोजन उसी मेहर ने किया था जिसने पादरी को उसमें भाग लेने के लिए मजबूर किया था। अंतिम विजेता को न केवल एक बड़ा इनाम मिलता, बल्कि बंदूकों के राजा की उपाधि भी मिलती। इसलिए हर तरफ से कुशल निशानेबाज इनाम जीतने और अपनी जिंदगी बदलने की उम्मीद में शहर में उमड़ पड़े। हालांकि महिला बंदूकधारी शाओ में एक अपवाद थी। वो अपने पिता का बदला लेने शहर आई थी। मेयर ने इन बंदूकधारियों को आपस में लड़वाने के लिए इकट्ठा किया था, ताकि उन लोगों को खत्म किया जा सके जो अक्सर उसका विरोध करते थे। लेकिन उसका मुख्य निशाना पादरी था, क्योंकि उसकी निशानेबाजी बेहद जबरदस्त थी। महापौर स्वाभाविक रूप से अपने से अधिक कुशल किसी व्यक्ति को अस्तित्व में नहीं आने देंगी। पादरी शुरू में प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन महापौर ने उन्हें रोक दिया। जैसे ही उनका गला घोंटा जाने वाला था, जियाओ मेई ने हस्तक्षेप किया और रस्सी तोड़ने और उनकी जान बचाने के लिए 3 गोलियां चलाईं। जियाओ मेई की शानदार निशानेबाजी ने सभी को अवाक कर दिया और महापौर ने क्यांग की जान इस शर्त पर बख्श दी कि वे प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसी बीच स्त्रियों के प्रति आसक्त झ्याओ लीजी भी जियाओ मेई की ओर आकर्षित हो गए। एक रात की गहन बातचीत के बाद जियाओ मेई को पता चला कि वो वास्तव में महापौर का बेटा है और झ्याओ लीजी भी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। उसका प्रतिद्वंदी एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था। जैसे ही प्रतियोगिता की घंटी बजी, उसने तुरंत उस बूढ़े आदमी का दाहिना हाथ तोड़ दिया और आसानी से अगले दौर में पहुंच गया। इसके बाद महापौर की बारी थी। उनके प्रतिद्वंदी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मैच शुरू होने से पहले आराम से अपनी दाढ़ी संवार रहा था। अगले ही पल उसे अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि दाढ़ी वाले आदमी का दाहिना हाथ भी टूट गया। जियाओ मेई महापौर की निशानेबाजी देखकर दंग रह गई, जिससे उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। लेकिन पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो अगली पंक्ति में थी। सौभाग्य से पादरी ने उसे याद दिलाया कि प्रतियोगिता की घंटी बजने से पहले एक टिक टिक की आवाज आएगी, और जियाओ मेई का आत्मविश्वास फिर से जाग उठा। प्रतियोगिता जल्दी शुरू हो गई थी, लेकिन किसी को भी जियाओ मेई पर विश्वास नहीं था, यहाँ तक कि उसकी प्रतिद्वंदी भी उसे उकसावे भरी नजरों से देख रही थी। हालांकि जियाओ मेई ने उनकी बात अनसुनी कर दी, अपना सारा ध्यान घड़ी पर केंद्रित कर दिया और अपनी प्रतिद्वंदी को हराने के मौके का फायदा उठाने की तैयारी में लग गई। ये जीवन मरण का द्वंद्व था, एक तरफ युद्ध में अनुभवी निशानेबाज और दूसरी तरफ कमजोर दिखने वाली जियाओ मेई। लेकिन जैसे ही घंटी बजी, जियाओ मेई ने एक ही गोली से अपनी प्रतिद्वंदी को धूल चटा दी और आसानी से अपनी पहली जीत हासिल कर ली। अप्रत्याशित रूप से मेयर ने आखिरी समय में नियम बदल दिए। पहले विजेता का फैसला करने के लिए सिर्फ एक गोली की जरूरत होती थी, लेकिन अब प्रतिद्वंदी को मारना जरूरी था। मेयर चाहते थे कि उनका बेटा प्रतियोगिता से हट जाए, लेकिन झ्याओ जी को अपनी निशानेबाजी पर पूरा भरोसा था और अपने दुर्दर्श प्रतिद्वंदी के बावजूद वो प्रतियोगिता जारी रखने पर अड़ा रहा। दोनों गोलियां एक साथ चलीं तो झ्याओ ली घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन उसे गोली नहीं लगी, बल्कि उसका प्रतिद्वंदी जमीन पर गिर पड़ा। मेयर सिर्फ तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराए, क्योंकि वो अपने बेटे को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। बाद में जियाओ मेई ने झ्याओ ली को हार मान लेने के लिए समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी कि मेयर बंदूक चलाने में कितना कुशल है। लेकिन झ्याओ ली को सिर्फ अपने पिता की मंजूरी चाहिए थी, इसलिए उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसके बाद पिता और पुत्र के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ। जैसे ही प्रतियोगिता की घंटी बजी, दोनों ने अपनी बंदूकें निकाली और एक साथ ट्रिगर दबा दिया।
झियाओली ने अपने पिता को तो नहीं मारा, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मरते दम तक भी वो अपने पिता की मंजूरी चाहता था, लेकिन मेयर मुड़कर चला गया। अब मेयर के अलावा सिर्फ पादरी और झियाओ मेई बचे थे। विजेता का सामना अंतिम मुकाबले में महापौर से होना था। जल्दी ही प्रतियोगिता की घंटी फिर से बजी। झियाओ मेई अपनी बंदूक निकालने ही वाली थी कि पादरी ने, जो उससे भी तेज था, उसे गोली मार दी और उसकी तुरंत मौत हो गई। अंतिम मुकाबले से पहले महापौर ने पादरी को परिणाम की परवाह किए बिना मरने का आदेश दिया था। उसके सभी आदमी छत पर तैयार थे, लेकिन फिर भी महापौर घबराया हुआ था। बंदूक पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, एक अप्रत्याशित घटना घटी। चारों ओर विस्फोट हुए और महापौर के सभी आदमी मारे गए। धुएं से एक आकृति उभरी। वो कोई और नहीं बल्कि मृत झियाओ मेई थी। ये पूरा मामला उसके और पादरी के द्वारा बिछाया गया एक जाल था। हतप्रभ महापौर ने जानना चाहा कि वो कौन थी, लेकिन झियाओ मेई चुप रही, बल्कि उसके पैरों पर एक बैज फेंक दिया। पता चला कि झियाओ बेंग के पिता स्थानीय शेरिफ थे, जिनकी हत्या महापौर के अपराधों के सबूत रखने के कारण की गई थी। झियाओ मेई का मकसद बदला लेना था। दोनों ने एक साथ गोली चलाई। झियाओ मेई को घायल देखकर मेयर का अहंकार फिर से जाग उठा और तुरंत ही उसकी परछाई में एक गोली के छेद ने उसे घायल कर दिया। सदमे के क्षण में झियाओ मेई ने तेजी से एक और गोली चलाई, जिससे दुष्ट मेयर उत्तर पश्चिम की ओर भाग गया।